अस्सलाम वालेकुम पोस्ट आरएन। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है एडवांस कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग में वो है हमारा एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोवास्कुलर डिजीज़। तो न्यूरोवास्कुलर डिजीज़ में जो हमने डिजीज़ आज हमने पढ़नी है वो है हमारी सबसे पहले सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, मेनिंजाइटिस और सीजर्स हैं, हेडेक पढ़ना है हमने, उससे रिलेटेड जितनी भी पेन है हमने वो पढ़नी है। उसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ हमारे पास क्या है, हमने ये चारों डिजीज़ पढ़नी है और इसके साथ हमने इनकी पैथोफिजियोलॉजी, इसकी जो है हमने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पढ़नी है। उसके अलावा हमने इसका नर्सिंग केयर प्लान भी पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले जो डिजीज़ हम इसमें पढ़ेंगे वो हमारा सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को हम स्ट्रोक भी कह सकते हैं, इसको हम ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं। होता क्या है नॉर्मली सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में, हमारी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो वो ब्रेन जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन की तरफ कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ जब कम जाएगी तो ब्रेन अटैक होगा या स्ट्रोक होगा वहाँ पे। तो दिस इज़ द सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सडन लॉस ऑफ फंक्शन ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। इसको हम स्ट्रोक भी कह सकते हैं। और ये जो हमारा लॉन्गर होता है, लास्ट लॉन्गर फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से एक्सीड कर जाए तो एनोक्सिया का 10 मिनट से एक्सीड कर जाता है तो वो लीड करता है ब्रेन अटैक की तरफ। उसके अलावा ये जो है हमारे पास इरिवर्सिबल होता है, ब्रेन अटैक को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये कॉज करता है सेरिब्रल एडीमा को और कंजेशन कॉज कर देता है डिस्फंक्शन से रिलेटेड। होपफुली यहाँ पे आपको थोड़ी सी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि स्ट्रोक, सीवीए या ब्रेन अटैक, वो इसकी डेफिनेशन ये है कि सडन लॉस ऑफ इन्फेक्शन, सडन लॉस ऑफ फंक्शन ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से ब्रेन का जो फंक्शन है वो सडन लॉस्ट हो जाता है। ब्रेन अपना काम मुकम्मल तौर पे नहीं कर पा रहा होता नॉर्मली, अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही ब्रेन की तरफ, तो वो लीड करेगा सीवीए को या फिर स्ट्रोक को। टाइप्स अगर हम देखें तो हमारे पास सीवीए की दो तरह की टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक है और एक हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक है। हेमरेजिक स्ट्रोक हमें नाम से ही बता रहा है, हेमरेजिक मींस ब्लड। तो ये अकर होता है व्हेन ब्लड वेसल्स रप्चर और हेमरेज एंड देन प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम गेटिंग टू पार्ट ऑफ द ब्रेन। होता क्या है कि जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं अगर वो रप्चर हो गई हैं और उसके अंदर हेमरेज आ गया, उसके अंदर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है या ब्लड उसके अंदर जमना स्टार्ट हो जाता है, उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है, या ब्लड वेसल्स की वजह से ब्लड वेसल्स जब रप्चर हो जाती हैं तो ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं जाती। तो ब्रेन को भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वो कहलाएगा हेमरेजिक स्ट्रोक। दूसरी कंडीशन जो हमारे पास है वो है इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक भी हमें नाम से बता रहा है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरविंग हो जाएंगे या उनका जो पाथवे है वो छोटा रह जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो नैरविंग क्यों होगा? क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स के अंदर कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है या ब्लड वेसल के अंदर वैसे ही कोई ब्लॉकेज आ गई है या ब्लड वेसल्स जो हैं वो नैरो हो गई हैं। तो क्या होगा, उस नैरविंग की वजह से वहाँ पे ब्लड जो है फ्लो उसका कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ब्रेन में ब्लड जो है वो नहीं पहुँच पा रहा होगा जितना हमें चाहिए होता है, तो वो लीड करता है इस्कीमिक स्ट्रोक की तरफ। ये हमारे पास यहाँ पे टाइप्स हैं, ये देख सकते हैं आप। ये इस्कीमिक स्ट्रोक है, ये देखें ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो गई या कुछ भी हो गया, तो ये देखें यहाँ पे ये जो वे है ये इसका नैरो हो गया, यहाँ से ब्लड जो है सप्लाई वो कम हो गई है। ये है ब्रेन हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होगा, वेसल जो है वो रप्चर हो गई हैं, तो वेसल रप्चर होने की वजह से जो ब्लड डायरेक्ट ब्रेन की तरफ जाना चाहिए था वो इधर उधर पास के एरिया में फैल रहा है। कॉजेज़ अगर हम देखें तो हमारे पास तीन तरह के कॉजेज़ होते हैं सीवीए के। सबसे पहले हमारे पास थ्रोम्बस है, दूसरा हमारे पास एम्बोलिज्म है, तीसरा हमारे पास हेमरेज है फ्रॉम रप्चर ऑफ वेसल। थ्रोम्बोसिस में आपको पता ही है कि एक थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है या क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है वेसल्स के अंदर, तो उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। एम्बोलिज्म अगर कोई एयर एम्बोलाई या ब्लड क्लॉट एम्बोलाई हो गया है वेसल्स के अंदर, कोई गोला वहाँ पे बन गया और उसने वेसल्स को नैरो कर दिया, वेसल्स को तंग कर दिया, वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल रेगुलर नहीं हो रहा। और हेमरेज हो गया अगर ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हैं और जो ब्लड है वो डायरेक्ट ब्रेन की तरफ नहीं जा रहा, तो वो हेमरेज कोज कर देगा। इन तीनों कॉजेज की वजह से जो है वो सीवीए, स्ट्रोक या फिर ब्रेन अटैक हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अगर हम देखें या साइन एंड सिम्टम्स अगर हम पेशेंट के देखें सीवीए वालों के, तो डिफिकल्टी वॉकिंग होगा। पेशेंट जब हमारा इक्विलिब्रियम जो हमारा बैलेंस करता है, वो फंक्शन है हमारे ब्रेन का इक्विलिब्रियम को बैलेंस करवाना, लेकिन जब हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, ब्रेन अटैक हुआ हुआ है, तो डिफ़िकल्टी वॉकिंग होगी, हमारा जो बैलेंस है वो आउट हो जाएगा। डिजीनेस होगी, पेशेंट को नींद आती रहेगी, इसमें बैलेंस जो है वो लॉस हो जाएगा, तो उसकी कोऑर्डिनेशन भी जो है वो लॉस हो जाएगी। पेशेंट जी की जितनी कोऑर्डिनेशन है अपनी बॉडी के साथ वो लॉस हो जाएगी, क्योंकि स्पाइनल नर्व्स जो है वो ब्रेन से ही निकल रही हैं, जो मैसेज रिसीव कर रही हैं या मैसेज ट्रांसफ़र कर रही हैं। उसके अलावा
डिफ़िकल्टी स्पीकिंग होगी और अंडरस्टैंडिंग अदर हु आर स्पीकिंग। पेशेंट सही से बोल नहीं पा रहा होगा, उसको बोलने में मसला आएगा, या जो अगला बंदा अगर हम भी उससे बात कर रहे हैं तो उसको समझ नहीं आएगा कि हम उससे क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो मैसेज होते हैं या एनकोडर होते हैं, रिसीवर होते हैं, ये सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्रेन से ही मर्ज होते हैं, ब्रेन से ही जो है वो ये सारी नर्व्स निकलती हैं जो कि मैसेज को रिसीव करती हैं। लेकिन अगर ब्रेन का फंक्शन ही जो है वो रप्चर हुआ है, ब्रेन का फंक्शन अल्टर हुआ है, तो उसके सारे फंक्शन जो हैं वो अल्टर्ड हो जाएंगे। इसीलिए वो जो है डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग होगा और उसे दूसरों के वर्ड्स भी जो है वो समझ नहीं आएंगी। नमनेस और पैरालिसिस हो सकती है फेस में, लेग में, आर्म्स में, मोस्ट लाइकली ऑन जस्ट वन साइड ऑफ बॉडी। मोस्टली साइड क्या होता है कि ब्रेन फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो गया हुआ है तो हमारी बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है, जिसे हम आम जुबान में फालिज भी कहते हैं। अब वो फालिज जो है वो फेस का भी हो सकता है, लेग्स का भी हो सकता है, आर्म का भी हो सकता है, या किसी बॉडी में की किसी एक साइड का भी हो सकता है, जिसे हम हेमीपेरल्जिया कहते हैं। उसके अलावा ब्लड और डार्कन्ड विजन हो जाती है, ब्लड सप्लाई जो है वो विजन तक भी नहीं जाएगी। तो क्या होगा, हमारी जो विजन है, जो नज़र आने की सलाहियत है, वो या तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी या ब्लड धुंधली नज़र आएगी, वहाँ पे क्लियर विजन नहीं होगी। सडन हेडेक हो सकता है, किसी भी वजह से अचानक सर दर्द हो सकती है, वहाँ पे नोज़िया या वॉमिटिंग हो सकती है, या डिजीनेस भी हो सकती है पेशेंट को। रिस्क फैक्टर्स की जब हम बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया था कि फ़ैट की जो है डेपोजिशन हो जाती है वेसल्स के अंदर। फ़ैट की वेसल्स के अंदर डेपोजिशन हो जाएगी तो वहाँ पे जो उसका पाथवे है वेसल्स का वो नैरो हो जाएगा। जब पाथवे नैरो हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई या ब्लड को अपनी नॉर्मल रूटीन में गुजरने का या उसका पाथवे जो है वो नैरो हो जाएगा, वहाँ से ब्लड जो है नॉर्मल अपना फ्लो नहीं कर पा रहा होगा, तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस को लीड करेगी। हाइपरटेंशन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है पेशेंट को। एंटीकोएगुलेशन थेरेपी जो है, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा एंटीकोएगुलेशन थेरेपी ले रहा है, अगर किसी पेशेंट का ब्लड क्लॉट बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो कोएगुलेशन थेरेपी ले रहा है, ब्लड थिनर्स ले रहा है, तो वो क्या करेगा, ब्लड बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा और वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पा सकता। डायबिटीज़ मेलाइटस भी लीड कर सकती हैं पेशेंट को। अगर किसी पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो भी लीड कर सकती है ब्लड फ्लो की रप्चर को। स्ट्रेस हो सकती है, ओबेसिटी लीड कर सकते हैं, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या हार्मोनल चेंजेस भी जो हैं वो लीड कर सकते हैं ब्रेन अटैक को। प्रिवेंशन हमने किस तरह से करनी है कि हमने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को जो है वो हमने मेंटेन करवाना है, पेशेंट का मेंटेन ही रखना है। अगर कोई पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो हमने उसे कहना है कि वो अपनी मेडिकेशन जो है वो रेगुलर अपनी बेसिस पे ले, जैसे रेगुलर बेसिस पे वो ले रहा है, उसमें कोई भी जो है वो एब्सेंस ना ले मेडिसिन के दौरान। लिमिट करना है हमने सैचुरेटेड फैट को और कोलेस्ट्रॉल इंटेक को, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैट जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस कोज करती हैं, इसलिए हमने उसकी जो है इंटेक को कम करवा देना। अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग या अल्कोहलिक का एडिक्ट है तो हमने उसे स्मोकिंग और अल्कोहल कम करवानी है या उसे ख़त्म करवाना है। डायबिटीज़ का अगर पेशेंट है तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल करनी है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ, उसकी मेडिसिन के साथ, उसकी इंसुलिन के साथ। उसके अलावा जितना भी पेशेंट का हेल्थ वेट है वो हमने मेंटेन करवाना है हेल्दी वेट। अगर पेशेंट ओबीज है या पेशेंट वीक है तो हमने पेशेंट को गाइड करना है कि वो अपना वेट जो है वो नॉर्मल अपने BMI के अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन कर ले। गेट रेगुलर एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज के लिए हमने गाइड करना है कि रेगुलर तौर पे पेशेंट अपनी एक्सरसाइज करे, जैसे वॉक कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। इसमें क्या होगा, ब्रेन फंक्शन भी जो है वो एक्टिव रहेगा। ईट अ डाइट रिच इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और पेशेंट को गाइड करना है कि वो वाली सब्जियां खाए जिसमें जो है डाइट रिच हो, जैसे कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जो है वो ज़्यादा पाए जाएँ। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो हमने एक्ट फास्ट करना होता है। एक्ट फास्ट का मतलब ये है कि जो फेस है वो फेस ड्रूप हो जाता है। फेस ये देखें, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये फेस जो है एक तरफ जो है वो झुकना स्टार्ट हो जाता है, एक तरफ का जो है वो पैरालिसिस स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम आम जुबान में लकवा भी कहते हैं। ए से है आर्म वीकनेस, आर्म्स की वीकनेस हो जाएगी। हम पेशेंट की अगर हाथ उठाएंगे तो उसका हाथ जो है वो नॉर्मल अपनी पोजीशन नहीं मेंटेन कर पा रहा होगा, उसका हाथ जो है वो नीचे गिर जाएगा। स्पीच जो है, ऐसे स्पीच है, स्पीच डिफ़िकल्टी होगी, पेशेंट को बोलने में मसला आएगा। पेशेंट बोल रहा है लेकिन उसके अल्फाज सही से उसका साथ नहीं दे रहे हैं, उसे बोलने में मसला होगा, हमें उसकी बात समझ नहीं आएगी। टाइम इज़ क्रिटिकल, जो टाइम होता है वो हमारे पास क्रिटिकल होता है, तो हमने फ़ौरन विदिन हमने विदिन हाफ एन आवर हमने पेशेंट को कोशिश करनी है कि हम हॉस्पिटल में पहुँचाएँ या नियर बाय हम जो है अपने उसमें पहुँचाएँ, क्लिनिक एरिया में पहुँचाएँ, ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो जल्द से जल्द हो सके। तो एक्ट फास्ट इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रोक।
डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगर हम देखें पेशेंट के लिए, तो डायग्नोस्टिक में सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं पेशेंट के, जितने भी बेसलाइंस होती हैं हमने वो करवानी होती हैं। एंजियोग्राम करवाते हैं हम ब्रेन का, कैरोटिड अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम, सिटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई स्कैन, इकोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये सारी चीज़ें हम ब्रेन को असेस करने के लिए करवा देते हैं। यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रोक हुआ हुआ है पेशेंट को तो हम इकोकार्डियोग्राम क्यों कराएंगे? इकोकार्डियोग्राम हम ये चेक करने के लिए कराएंगे कि पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं है, एथेरोस्क्लेरोसिस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो मेन कॉज है इस्कीमिया का। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट अगर हम स्ट्रोक के लिए देंगे तो हमने क्लॉट, अगर पेशेंट को थ्रोम्बस की वजह से हुआ हुआ है तो हमने क्लॉट डिसॉल्विंग ट्रीटमेंट देनी है, जिसमें हम ब्लड थिनर दे सकते हैं या हम पेशेंट को एस्पिरिन दे सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि पेशेंट की एस्पिरिन से या क्लॉट थिनर से क्या होगा, पेशेंट का जो ब्लड है वो थिन होना जाएगा, पेशेंट का जो ब्लड है वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगी, क्लॉट फॉर्मेशन कम होती जाएगी तो क्लॉट ऑलमोस्ट जो है वो रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक है हमारे पास, हेमोरेजिक स्टेट की स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, ड्रग लेने हैं जो कि लो करती हैं प्रेशर को ब्रेन की तरफ। उसके अलावा जो ब्लीडिंग है सीवियर है अगर, तो हमने सर्जरी की तरफ भी मूव कर सकते हैं, जिसमें हम एक्सेस जो ब्लड है, जो एक्स्ट्रा ब्लड है, हम उसको रिमूव कर देते हैं। इंटरवेंशंस अगर एक्यूट फेज़ है तो क्या इंटरवेंशंस होगी, हमने सबसे पहले पेशेंट का जो एयरवे है वो मेंटेन रखना है ताकि पेशेंट को सांस लेने में मसला ना हो, उसके एयरवे के अंदर कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट ना हो जाए, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट ना हो जाए, कोई चीज़ फंस ना जाए जिसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाए। ये ना हो कि हम पेशेंट को ब्रेन अटैक से बचाते बचाते उसके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भेज दें। फिर हमने पेशेंट के जो वाइटल साइंस है वो हमने मॉनिटर करते रहना है एवरी 2 आवरली। उसके अलावा हमने ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का 150/100 mg जो है वो मेंटेन करवाना है, इंश्योर करना है सेरिब्रल परफ्यूजन को, जितनी भी हमारा ब्लड प्रेशर है उसको हमने नॉर्मल में रेंज में ही रखना है। अगर 150/100 से ही हमने कोशिश करनी है कि हम कम ही रखें, लेकिन 150/100 जो है ये लास्ट रीडिंग है, इससे ऊपर हमने कोशिश करनी है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर ना जाए। अगर पेशेंट को सिक्रीशंस हैं किसी भी किस्म की तो हमने हर जो है थोड़ी देर बाद आईसीपी को मेंटेन करने के लिए, अपने नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमने पेशेंट की सक्शन करनी है, उसकी सिक्रीशंस जो है रिमूव करनी है। सेक्शंस रिमूव करने के लिए 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि सेक्शन जो है अगर 10 सेकंड से ज़्यादा का हम टाइम लेंगे तो वो भी सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को लीड करती है। और अगर हम देखें इंट्राक्रेनियल प्रेशर का नॉर्मल लेवल क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का नॉर्मल लेवल हमारे पास 5 to 15, 5 से लेके 15 मिलीमीटर मरकरी हमारे पास नॉर्मल आईसीपी प्रेशर है, तो हमने सिक्रीशंस को रिमूव करना है नॉर्मल आईसीपी को मेंटेन करने के लिए। मॉनिटर करते रहना है हमने आईसीपी को, और क्लाइंट को जो है हमने रिस्क बता देने हैं ड्यूरिंग 72 आवर्स जो है फॉलो करना है हमने स्ट्रोक को। जो पेशेंट के लिए 72 आवर्स हैं स्ट्रोक के अंदर अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमने कोशिश करनी है 72 आवर्स के अंदर अंदर हम पेशेंट की जान जो है वो बचा लें। पोजीशन करना है पेशेंट को ऑन द साइड, एक साइड पे ऊपर लेटाना हमने, जिसमें क्या होगा, विद द हेड ऑफ बेड एलिवेटेड 15 to 30 डिग्री एज प्रिस्क्राइब। जैसे आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा तो बेड का जो हेड लेवल है वो आपने 15 से 30 डिग्री तक जो है वो एलिवेट कर देना, मतलब उसके बेड को रेस कर देना, और पेशेंट को एक साइड पे लेटाना आपने, ताकि हम एक साइड पे लेटाने का मकसद ये है कि जितनी भी उसकी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है वो ना हो सके, उसका एयरवे जो है वो पेटेंट रहे, एयरवे क्लियर रहे उसका। उसके अलावा हमने मॉनिटर करना है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, जिसमें हम पेशेंट का जीसीएस लेवल चेक कर सकते हैं, पेपिलरी रिस्पांस हमने पेशेंट की आंखों का जो रिस्पांस है वो हमने चेक करते रहना है, मोटर और सेंसरी रिस्पांस और क्रेनियल नर्व फंक्शन और रिफ्लेक्सेस जो है हमने चेक करते रहना है, क्योंकि स्ट्रोक जो है वो लीड कर सकता है पैरालिसिस को, तो पैरालिसिस को मॉनिटर, पैरालिसिस से बचाने के लिए हमने पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है या जीसीएस है वो हमने मॉनिटर करते रहना है। जैसे जैसे हम वाइटल साइंस चेक करेंगे वैसे वैसे हम पेशेंट का जीसीएस लेवल भी चेक करते जाएंगे साथ साथ। मेंटेन करना है हमने क्वाइट इन्वायरमेंट को, पेशेंट के अराउंड जितना भी इन्वायरमेंट है वो कूल एंड क्वाइट होना चाहिए, जिसमें पेशेंट कंफर्टेबली रेस्ट कर सके। अगर हमें पेशेंट को ज़रूरत है पॉलिस कैथेटर की, पेशेंट इस कंडीशन में है कि वो उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकता और हमें प्रिस्क्राइब है, तो हम उसको पॉलिस कैथेटर भी जो है वो लगा देंगे। इंट्रावेनस फ्लूइड्स अगर हमें प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो वो देने हैं, उसके इलेक्ट्रोलाइट को, उसके बैलेंस को, उसको फ्लूइड को या उसके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हमने एडमिनिस्टर करने हैं एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स, डायूरेटिक्स, एंटीहाइपरटेंसिव्स या एंटी कन्वल्सेंट्स एज प्रिस्क्राइब। ये सारी मेडिसिन जैसे जैसे प्रिस्क्राइब होंगी हमने वैसे ही देनी है, हम मेडिकेशन खुद से नहीं दे सकते। एस्टैब्लिश करना है अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करनी है हमें पेशेंट के साथ जितनी हो सकती है। हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो कम्युनिकेशन के साथ साथ पेशेंट के फेस की भी जो एक्सरसाइज है वो जो है वो साथ साथ होती रहेगी।
अगर पोस्ट एक्यूट फेज़ है तो पहले हमने देखा था एक्यूट फेज़ की इंटरवेंशंस, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे पोस्ट एक्यूट फेज़ ऑफ स्ट्रोक। एक्यूट फेज़ के बाद जो है स्ट्रोक, वो हमने देखना है कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने कंटिन्यू करना है इंटरवेंशंस फ्रॉम द एक्यूट फेज़। जितनी हमने एक्यूट फेज़ में इंटरवेंशंस दी थी उनको तो हमने साथ साथ ही कंटिन्यू करना, उसको हमने साथ साथ लेके चलना है। इसके अलावा पेशेंट की जो पोजीशन है वो हमने हर 2 घंटे के लिए जो है रखनी है, जो अनअफेक्टेड एरिया है, अनअफेक्टेड साइड। पेशेंट को स्ट्रोक अगर लेफ्ट साइड पे हुआ है तो हमने कोशिश करनी है कि 2 घंटे के लिए हम पेशेंट को राइट साइड पे रखें, और जो अफेक्टेड एरिया जो कि लेफ्ट साइड है तो हमने कोशिश करनी है कि वहाँ पे सिर्फ 20 मिनट्स हम रखें। मतलब ज़्यादा टाइम हमने नॉन अफेक्टेड साइड पे पेशेंट को लेटा के रखना है। उसके अलावा हमने पेशेंट को पोजीशन करवाना है, प्रोन पोजीशन में उल्टा लेटाना है। अगर प्रिस्क्राइब किया गया है 30 मिनट्स के लिए दिन में 3 दफ़ा प्रोवाइड करना है पेशेंट को। स्किन, माउथ एंड आइज़ केयर हमने प्रोवाइड करनी है, क्योंकि पेशेंट उस टाइम पे इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी हाइजीन को मेंटेन कर सके। तो पेशेंट की स्किन, माउथ और आइज़ को जो है हमने हाइजीनिक लेवल पे ला के उसको प्रोवाइड करनी है, केयर अपनी परफॉर्म करना है। हमने पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को हम पेशेंट को बेड पे ही रखेंगे, लेकिन हम उसे एक्सरसाइजेस बता सकते हैं बेड पे रहने के साथ साथ पेशेंट कौन सी अपनी एक्सरसाइज जो है वो नॉर्मल रूटीन में कर सकता है। अप्लाई करवानी है हमने स्टोकिंग हमने इसलिए अप्लाई करवानी है ताकि पेशेंट के अगर थ्रोम्बस बने हुए हैं या अम्बुलाए बने हुए हैं तो वो स्टोकिंग के साथ रिमूव हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। मेजर करना है हमने थाई को और क्लैप्स डेली को, और एंड इंक्रीज इन साइज़ हमने आईसीपी लेवल को मेंटेन रखना है, और हमने इसकी जो है वो साइजेस डेली मेजर पे हमने डेली बेसिस पे हमने मेजर करनी है। मॉनिटर करना है हमने गैग रिफ्लेक्स को, एबिलिटी टू स्वेलो को। हमने पेशेंट को थोड़ी सी चीज़ देनी है ताकि वो हमें स्वेलो करके दिखाए। हमने ये पेशेंट की चीज़ जो है वो दिन में कम से कम 3 दफ़ा हमने मॉनिटर करनी है कि पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स बिल्कुल इंटैक्ट है या नहीं, पेशेंट को स्वेलो करने में, कोई चीज़ निगलने में कोई मसला तो नहीं आ रहा। अगर तो पेशेंट को फेस का पैरालिसिस है तो उसे स्वेल्विंग में भी मसला आएगा, तो हमने पेशेंट को पैरालिसिस से प्रिवेंट करने के लिए उसका गैग रिफ्लेक्स और उसकी स्वेल्विंग जो है वो हमने चेक करते रहना साथ साथ। प्रोवाइड करने हैं हमने सिप्स ऑफ फ्लूइड्स एंड स्लोली एडवांस डाइट फूड दैट आर इजी टू च्यू एंड स्वेलो। हमने पेशेंट को वो चीज़ें देनी है जो आसानी से पेशेंट जो है वो चबा सकता है। कोई इस तरह की चीज़ नहीं देनी जिसको चबाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे या जिसको चबाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगे। आगे हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस की। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हम बना सकते हैं इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी पे, क्योंकि पेशेंट का बैलेंस आउट है, हम उसे बेड रेस्ट दे रहे हैं प्रॉपर, तो पेशेंट बेड से नहीं उतर सकता नीचे, इसलिए हम उसकी फिजिकली जो मोबिलिटी है वो इम्पेयर्ड हुई हुई है। हम इसके ऊपर नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। एक्यूट पेन पे भी बना सकते हैं, सेल्फ केयर डेफिसिट पे भी बना सकते हैं। सेल्फ केयर डेफिसिट हमारे पास किस तरह से होगी, जैसे कि हमने पेशेंट को बेड रेस्ट पे रखा हुआ है, पेशेंट टोटली हमारे पास बेड रेस्ट पे है, पेशेंट उठ के वॉशरूम नहीं जा सकता, वो अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ नहीं कर पा रहा, तो इस तरह पेशेंट अपनी सेल्फ केयर जो है वो नहीं परफॉर्म कर रहा, तो सेल्फ केयर डेफिसिट हो जाएगा हमारे पास। डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन है, पेशेंट की सेंसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास एक साइन एंड सिम्टम है कि पेशेंट की जो स्पीच है वो स्लर्ड हो जाएगी, पेशेंट बोल नहीं पा रहा होगा सही से। इसी तरह अगर हम पेशेंट से कोई बात करें तो उसको भी सही से समझ नहीं आ रहा होगा, तो क्या होगा, उसकी जो सेंसेस हैं वो परसीव नहीं कर रही, तो उसकी सेंसेस जो है वो डिस्टर्ब हुई होंगी। इम्पेयर्ड स्वेल्विंग है, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन है, जिसके लिए हमने कैथेटर लगा दिया पेशेंट को। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू थॉट प्रोसेस है, पेशेंट का ब्रेन अफेक्टेड है, तो जो थॉट है वो भी हमारे ब्रेन में होती हैं, तो जो ब्रेन का थॉट प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब हुआ हुआ है। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन है, पेशेंट की बात करने की सलाहियत जो है वो भी इम्पेयर हुई हुई है। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, पेशेंट की स्किन इंटेग्रिटी भी कम हुई हुई है। इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस, पेशेंट अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, उसको अटेंशन नहीं दे पा रहा, तो उसका फैमिली प्रोसेस भी जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। उसके अलावा सेक्शुअल डिसफंक्शन हुआ हुआ है पेशेंट को। ये सारी वो टर्म्स हैं जिनके ऊपर हम अपनी नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस। नेक्स्ट हमने बात करनी है अल्जीमर्स की। अल्जीमर डिजीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि कॉज करता है ब्रेन डेथ को। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जो लीड करता है ब्रेन डेथ की तरफ। ब्रेन के जो सेल्स को हैं उसमें ब्रेन की डेथ हो जाएगी ब्रेन सेल्स की, तो वो मेमोरी लॉस को लीड करेंगी। ये हमारे पास 3 तरह का हो सकता है अल्जीमर डिजीज़। प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, डिजेनरेटिव भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। अल्जीमर डिजीज़ हमारे पास 3 तरह की हो सकती है। अल्जीमर डिजीज़ वो है जो लीड करती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो लीड करता है ब्रेन सेल डेथ को। ये हमारे पास 3 तरह का होता है, प्रोग्रेसिव हो सकता है, डिजेनरेटिव हो सकता है और इरिवर्सिबल हो सकता है।
पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें अल्जीमर डिजीज़ की, तो अमाइलॉइड प्रिकर्सर्स प्रोटीन होती हैं हमारी बॉडी में, वो लीड करेंगी, उसकी म्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगी। म्यूटेशन स्टार्ट होने से क्या होगा, अमाइलोइडोजेनिक प्रोटीओलाइसिस है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो अमाइलॉइड प्रोटीन है उसकी एक्सेस फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि लीड करती है प्लेग को। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अमाइलोइडोजेनिक पेप्टाइड्स हो जाते हैं, जिसमें एग्रीगेशन की वजह से ओलिगोमर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो ओलिगोमर्स जो है वो कन्वर्ट करेंगे अमाइलॉइड प्लेग्स में। और वो प्लेग्स जब हमारी वेसल्स के अंदर, टाउ पैथोलॉजी मतलब हमारी वेसल्स के अंदर जब वो प्लेग की फॉर्मेशन होगी, तो वेसल्स जो हैं वो ब्लॉकेज हो जाएंगी, वहाँ पे ब्लड फ्लो है जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, तो वो लीड करेगा न्यूरल डेथ को। जब ब्लड सप्लाई ही नहीं जा रही ब्रेन की तरफ, तो वो लीड करेगा न्यूरल डेथ को, न्यूरॉन्स की डेथ को। कॉजेज़ अगर हम देखें तो एग्जैक्ट कॉजेज़ जो है हमारे पास वो अननोन है, एग्जैक्ट कॉजेज़ हमें नहीं पता, लेकिन जो कॉजेज़ लीड कर सकते हैं ब्रेन डेथ को या ब्रेन सेल डेथ को, तो वो कुछ इस तरह से, इंक्रीजिंग एज, विद एज के साथ साथ जो है पेशेंट की जो ब्रेन डेथ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। डाउन सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को, हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी हो सकती है, किसी वजह से अगर हेड इंजरी हुई है, हेड फ्रैक्चर हुआ है, तो वो लीड कर सकता है हमारे पास ब्रेन डेथ को। उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स जो ब्लड वेसल्स या डिजीज़ को, जैसे स्मोकिंग होगी या ब्लड वेसल्स कोज करते हैं, स्मोकिंग की वजह से जो पेशेंट का ब्लड है वो थिन होना स्टार्ट हो जाता है, और वो थिन ब्लड जो है वो ब्रेन तक पहुंचने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, उसकी वजह से जो है वो ब्रेन डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री अल्जीमर डिजीज़, अगर किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री अल्जीमर डिजीज़ से रिलेटेड, तो उसको भी हो सकता है। ओबेसिटी भी लीड कर सकती है अल्जीमर डिजीज़ को, हाई ब्लड प्रेशर या इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। पेशेंट इंसुलिन ले रहा था, लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस आने हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। साइन एंड सिम्टम्स अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, कुछ हमारे पास होते हैं लेट साइन एंड सिम्टम्स। अर्ली साइन एंड सिम्टम्स की क्या होगा कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे ब्रेन का फंक्शन ये है कि हमारी जो मेमोरी प्रॉब्लम है, मेमोरी सेवेज है, वो दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो थोड़े पीरियड टाइम के लिए हमें याद रहती है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मैसेज होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं हमारे ब्रेन से, लेकिन जो ज़रूरी मैसेज चाहिए होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। तो अर्ली में क्या होगा, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉस हो जाएगी, मूड चेंजेस आएंगे बहुत ज़्यादा, जैसे पेशेंट इरिटेबल, चिड़चिड़ा सा रहेगा, या पेशेंट परेशान सा रहेगा। डिफ़िकल्टी लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें उसको समझ में नहीं आएंगी, उसे प्रॉब्लम होगी नई चीज़ें समझने में। टाइम या प्लेस के बारे में पेशेंट कंफ्यूज होगा। अगर आप पूछें पेशेंट से कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है या ये कौन सी जगह है, तो उसको कंफ्यूज होगा, उसको नहीं पता होगा, बेशक वो भी थोड़ी देर पहले ही वहाँ पे पहुँचा हो। कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज आएंगी, पेशेंट को बातचीत करने में मसला आएगा। डिक्लाइन इन एबिलिटी टू परफॉर्म रूटीन टास्क, पेशेंट का जब ब्रेन ही अफेक्ट हुआ हुआ है, तो वो अपने रूटीन के जो जितने भी काम है वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर पा रहा होगा। लेट अगर साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे तो इसमें इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस अर्ली साइन में कम थी, लेकिन लेट साइन में बहुत ज़्यादा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल भी पेशेंट को जो है वो कुछ भी याद नहीं रहता। पेशेंट को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स, अर्ली में क्या था, पेशेंट जो है वो अपने टाइम और प्लेस का नहीं पता चल रहा था उसको, यहाँ पे जो है फैमिली और फ्रेंड्स का नहीं पता चल रहा। शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन हो जाएगी, पेशेंट की जो टेंशन है वो डाइवर्ट रहेगी। अगर आप फोकस करवाएंगे भी किसी चीज़ के ऊपर, तो पेशेंट का फोकस जो है वो वहाँ पे नहीं रहेगा, उसकी जो टेंशन है वो डाइवर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। डिफिकल्टी विद रीडिंग, राइटिंग एंड नंबर्स, पेशेंट को कोई भी अगर आप नंबर देंगे तो उसे पढ़ने में या उसे समझने में मसला होगा। निगलेक्टफुल हाइजीन के लिए होगा, पेशेंट को फोकस ही नहीं होगा। जैसे हमारी आदत है कि हम सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम मुँह हाथ धोते हैं, लेकिन पेशेंट की जो ये चीज़ें हैं वो निगलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, वो अपनी हाइजीन को जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा होगा। पर्सनैलिटी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे पेशेंट के। रिक्वायर इंक्रीज रेजिस्टेंस विद डेली टास्क, पेशेंट को अपने रोज़ के काम करने के लिए किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अल्जीमर डिजीज़ अगर हम देखें तो ये प्रोग्रेस होती है हमारे पास तीन तरह से, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड से स्टार्ट होकर सीवियर तक ये जो है लीड कर सकती है। अगर हम माइल्ड देखें तो माइल्ड अल्जीमर डिजीज़ में जो सिम्टम्स आएंगे वो मेमोरी लॉस होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, पर्सनैलिटी चेंजेस होंगे या डिमिनिश जजमेंट होगी। क्या होगा, शॉर्ट टर्म में हमारे पास सिम्टम्स में हमारे पास माइल्ड में कि पेशेंट की शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट इरीटेटेड रहेगा, पेशेंट को एंजाइटी रहेगी, परेशानी रहेगी, पेशेंट चिड़चिड़ा रहेगा, पेशेंट की जो पर्सनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पेशेंट को जो जजमेंट करने वाला एलिमेंट था वो उसके अंदर से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। मॉडरेट में क्या होगा, पेशेंट की बिहेवियर पर्सनैलिटी जो है वो चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट जितनी भी चीज़ें हैं उसको रिकॉल करने में, चीज़ें याद करने में उसे मसला होगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो इसमें इफेक्ट होगी, और पेशेंट जो है चिड़चिड़ा रहेगा, अग्रेशन रहेगी, पेशेंट कन्फ्यूज़ होगा, उसे अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ जितने भी हैं उसमें असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी।
यहाँ में एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ से विड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। स्वेयर में क्या होगा, पेशेंट की गेट में प्रॉब्लम आएगी, उसे चलने फिरने में मसला आएगा, पेशेंट को अपनी डेली लाइफ के काम जितने भी हैं वो करने में प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट हमेशा बेड रिटर्न रहेगा, अपने डेली लाइफ के जो काम है वो नहीं कर पा रहा होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को ज़रूरत पड़ेगी अपने साथ किसी को रखने के लिए, अपने साथ किसी को काम करवाने के लिए। स्टेजेस अगर हम देखें तो ये देखेंगे हमारे पास मीडियल व्यू है ऑफ ब्रेन का। ये यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट हुआ हुआ है माइल्ड में, ये मॉडरेट में, ये जो ब्लूइश पोर्शन है ये अफेक्टेड ब्रेन है, एंड ये अगर आप देखें तो ये स्फीयर है, स्फीयर में ये सारा पोर्शन जो है ब्रेन का वो अफेक्ट हुआ। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम यहाँ पे 3 तरह से करवा सकते हैं, या हम रिकॉल करवा सकते हैं, क्लॉक ट्राइंग टेस्ट करवा सकते हैं, या डिलेड रिकॉल करवा सकते हैं। रिकॉल में हम पेशेंट को कोई चीज़ बता देंगे, कोई लफ्ज़ बता देंगे या कोई सेंटेंस बता देंगे, हम उसे बोलेंगे कि हम आपसे थोड़ी देर बाद पूछेंगे और आपने हमें बताना है, ठीक है। क्लॉक ट्राइंग टेस्ट में हम पेशेंट से जो है वो क्लॉक ड्रा करवा लेंगे, जैसे आप ये देखें, ये एग्जाम्पल में बना हुआ है। नॉर्मल जो पर्सन होगा वो कुछ इस तरह से क्लॉक जो है वो ड्रॉ कर देगा। ये अर्ली अल्जाइमर डिजीज़ में होगा और ये लेट अल्जाइमर डिजीज़ में होगा। पेशेंट की जो है वो फोकस जो है वो आउट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट रहेगी, पेशेंट अपनी अटेंशन फोकस नहीं कर पा रहा होगा। स्कोरिंग अगर हमने देखनी है तो अगर पेशेंट ने 3 वर्ड्स हमने उसे बताए तो उसने 3 के 3 हमें रिकॉल करके सुना दिए हैं तो पेशेंट नेगेटिव है कॉग्निटिव अपेयर के लिए। इसका मतलब यह है कि पेशेंट की कॉग्निटिव जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अगर उसने 1 से 2 रिकॉल वर्ड बता दिए लेकिन उसका जो CDT स्कोर था वो नॉर्मल था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेस्ट जो था वो नॉर्मल था, तो वो क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा। इसका भी यही मतलब होगा कि पेशेंट का जो कॉग्निटिव जो कॉग्निशन है वो नॉर्मल है, वो इम्पेयर नहीं हुआ हुआ। लेकिन अगर पेशेंट 1 to 2 रिकॉल वर्ड्स बताता है लेकिन उसका CDT लेवल भी जो है वो एबनॉर्मल आया हमारे पास, तो वो पॉजिटिव होगा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए। अगर 0 रिकॉल्ड वर्ड है तो वो भी लीड करेगा पॉजिटिव और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज़ है। मेडिकल मैनेजमेंट अगर हम देखें तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को डोनपेजिल दे सकते हैं, गैलेटामिन दे सकते हैं, मेमेंटिन दे सकते हैं, रिवास्टिगमिन दे सकते हैं, डोनपेजिल एंड मेमेंटिन दे सकते हैं हम पेशेंट को। ये इनके ड्रग नेम है, ये हमारे पास साथ में ब्रांड नेम है जिसके साथ हमारे पास आती हैं। ये सारी स्टेजेस के लिए अप्रूव है। डोनपेजिल और एरिसिप जो है वो हमारे पास सारी स्टेजेस के लिए जो है वो अप्रूव है, हम किसी भी स्टेज में ये मेडिसिन दे सकते हैं। जो ग्लैंटामिन है हमारे पास वो माइल्ड टू मॉडरेट में हम दे सकते हैं। मेमेंटिन भी हम मॉडरेट टू सीवियर स्टेजेस में दे सकते हैं। रिवास्टिगमिन भी जो है हमारे पास वो हम सारी स्टेजेस में दे सकते हैं। और जो डोनपेजिल और मेमेंटिन है ये हम मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में पेशेंट को दे सकते हैं। ये साथ में हमने ईयर मेंशन कर दी हैं जिस ईयर में ये मेडिसिन जो है वो अप्रूव हुई थी स्टेजेस के लिए। नर्सिंग डायग्नोसिस हम देखें तो नर्सिंग डायग्नोसिस हम इम्बैलेंस न्यूट्रिशन पे भी बना सकते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस इन बॉडी रिक्वायरमेंट, जितनी पेशेंट की बॉडी को ज़रूरत है उतनी पेशेंट ने न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा तो पेशेंट की न्यूट्रिशन जो है वो इम्बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट डायग्नोसिस हम कॉन्स्टिपेशन पे बना सकते हैं। पेशेंट मुकम्मल बेड रेस्ट पे है, पेशेंट वॉक नहीं कर रहा तो उसकी पेरिस्टालसिस जितनी मूवमेंट है वो अफेक्ट करेंगी। पेशेंट की जब कॉग्निशन जो है वो इम्पेयर हुई है तो पेशेंट वॉशरूम में नहीं जा सकता, उसे समझ ही नहीं आ रही होगी इस चीज़ की, तो वो लीड करेगी कॉन्स्टिपेशन को। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न हुआ होगा, पेशेंट की जो कॉग्निशन है वो इम्पेयर है, उसे अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ करने के लिए किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत है तो उसकी जो स्लीप पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हुआ होगा। उसकी जो सेंसरी लेवल है, जैसे आपने देखा कि ब्रेन की सारा पोर्शन जो है वो अफेक्ट हुआ है, जिस ब्रेन ने मैसेज भेजना है कि हमें नींद आ रही है वही मैसेज नहीं भेज पा रहा तो स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हुआ होगा। अल्टर थॉट प्रोसेस होगा, थॉट प्रोसेस भी जो है वो ब्रेन में हो रहा होता है जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो सेव हो रही होती है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी जब अफेक्ट होगी तो थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होगा, अल्टर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमने मैनेज करना है पेशेंट के साथ, हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है पेशेंट के साथ और इसकी फैमिली के साथ। हमने पेशेंट से या उसकी फैमिली से कोई बात नहीं छुपानी, हम उन्हें सारी बात डिटेल में बताएंगे, लेकिन साथ साथ हमने उनकी काउंसलिंग भी करनी है। उसके अलावा हमने पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है और उसकी फैमिली को भी हमने इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि पेशेंट उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस में चले जाते हैं तो हमने उसकी डिस्ट्रेस के लेवल को जो है वो मेनटेन करना होता है। उसके अलावा जितनी हमारे पास ऑर्डर्ड मेडिकेशन है वो हमने पेशेंट को देनी है पेशेंट के टाइम के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा पेशेंट को अगर ट्रबल हो रही है, स्वेलोइंग में कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलो करने में, पेशेंट को निगलने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम मेडिसिन को क्रश करके भी पेशेंट को दे सकते हैं। क्रश करके जैसे हम बच्चों में मेडिसिन क्रश करके पानी के अंदर डिजोल्व करके दे रहे हैं, वैसे ही हम बड़ों में भी इस तरह से दे सकते हैं। अगर पेशेंट को खाना खाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमी सॉफ्ट फूड दे देंगे, ऐसा फूड जो सिर्फ पेशेंट मुंह में रखे और सीधा अंदर स्वेलो कर ले, निकल ले उस फूड को।
प्रोटेक्ट करना है हमने पेशेंट को इंजरी से बाय प्रोवाइडिंग अ सेफ स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट। हमने पेशेंट को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट बेड रेस्ट पे है तो बेड की जो साइड रेल्स हैं वो हमने हमेशा अप रखनी है। पेशेंट ताकि अगर करवट ले तो उसका तो बैलेंस आउट हुआ हुआ है, तो हमने प्रिवेंशन ये करनी है कि हम उसकी साइड रेल्स अप करेंगे ताकि साइड रेल्स अगर ऊपर ही रहेंगी पेशेंट नीचे गिरने के चांसेस कम होंगे इससे। एनकरेज करना है पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए जैसे भी हमें ऑर्डर की गई है और हमने मेंटेन करवाना है उसकी मोबिलिटी को। उसके अलावा हमने एनकरेज करना है पेशेंट को कि वो इंडिपेंडेंट करे और अपनी जितनी भी डेली ऑफ एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ्स हैं उसको वो खुद से परफॉर्म करना स्टार्ट करे थोड़ी थोड़ी करके। हमने सफिशिएंट फ्लूइड देना है इनटेक को, क्योंकि पेशेंट अगर बेड रेस्ट पे है तो उसका फ्लूइड बैलेंस जो है वो इम्पेयर्ड हुआ होगा, तो हमने उसको मेंटेन करवाना है। हमने असिस्ट करवाना है पेशेंट की हाइजीन को और उसकी ड्रेसिंग को जो है हमने डेली बेसिस पे हमें पेशेंट की हाइजीन मेंटेन करवानी है। उसके अलावा हमें पेशेंट के वाइटल साइंस जो है वो मॉनिटर करने हैं, पेशेंट को फ्लूइड लगवाना है, उसको फूड इनटेक देना है डायरेक्ट उसके इम्बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए। हमने न्यूट्रिशन लेवल जो है वो मेंटेन करवाना है उसका। उसके अलावा हमें पेशेंट की स्किन के ऊपर भी असेस रखनी है। पेशेंट की जो स्किन की इंटेग्रिटी है वो भी लॉस हो सकती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूट्रिशन। एनकरेज करना है हमने फैमिली को कि वो पेशेंट को अलाउ करें इंडिपेंडेंसी। अगर वो कोई चीज़ आपको बताते हैं, कोई चीज़ आपको कहते हैं तो उनके मशवरे को जो है वो आप राय दें, उनके मशवरे को जो है आप इज्जत दें, ताकि जो है पेशेंट के अंदर इतने से जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके ताकि वो अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ की तरफ वापस आना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीजर्स की। तो सीजर हमारे पास जो है ये नॉर्मल और सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है। हमारे ब्रेन के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जितनी भी हमारी ब्रेन की है अगर वो एक्सेस में निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी होती है। इसी तरह अगर हमारे ब्रेन में से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ज़्यादा जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो लीड करती है जर्किंग मूवमेंट्स को। उन जर्किंग मूवमेंट्स को या उस शेकिंग मूवमेंट को हम सीजर्स कहते हैं। सीजर अगर हम देखें इसके जो कॉजेज है हमारे पास सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, पेशेंट को सीवीए का अटैक हुआ हुआ है, पेशेंट का जो ब्रेन फंक्शन है वो इम्पेयर हुआ हुआ है, तो उसमें क्या होगा या तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ कम होंगी या फिर ज़्यादा होंगी, तो वो लीड कर सकती हैं सीजर्स को। हाइपोक्सीमिया ऑफ एनी कोज। हाइपोक्सीमिया का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ब्लड में कम हो गया। अगर ऑक्सीजन का लेवल ही ब्लड में कम हो गया तो हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करके आरबीसीज की प्रोडक्शन करवानी होती है, और अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है तो आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होगी। आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होगी तो वो ब्लड सप्लाई नहीं होगी ब्रेन की तरफ। बच्चों में जो है वो फीवर हो सकता है, फीवर लीड कर सकता है सीजर्स को। फीवर अगर 100 से ऊपर या 101 102 से एक्सीड कर गया तो वो लीड कर सकता है सीजर्स को। हेड इंजरी हो सकती है किसी किस्म की, हाइपरटेंशन लीड कर सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन है अगर सीएनएस का हमारे पास इन्फेक्शन है, क्योंकि सीएनएस हमारे पास मेन है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जनरेट करता है और मैसेज को रिसीव करता है। अगर सीएनएस का इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो वो भी अल्टर करेगा। उसके अलावा मेटाबॉलिक और टॉक्सिक कंडीशन किसी किस्म की, अगर रीनल फेलियर है, हाइपोनेट्रीमिया है या हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया या पेस्टिसाइड एक्सपोजर हुआ है किसी पेशेंट का, किसी भी किस्म का पेशेंट की इन्फेक्शन है तो वो लीड कर सकता है सीजर को। ब्रेन ट्यूमर है अगर किसी पेशेंट के ब्रेन के अंदर कैंसर है तो वो भी लीड कर सकता है सीजर्स को। ड्रग और अल्कोहल विड्रॉल भी कर सकते हैं, या किसी किस्म की अगर एलर्जी है पेशेंट को तो वो भी लीड कर सकती है सीजर्स को। सीजर्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह की सीजर की टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास जनरलाइज सीजर्स हैं, एक हमारे पास पार्शियल सीजर है। सीजर जो जनरलाइज है इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जितना भी ब्रेन है वो होल ब्रेन अफेक्ट हो सकता है, लेकिन जो पेशेंट का पार्शियल सीजर है उसमें ब्रेन का सिर्फ एक पार्ट जो है वो अफेक्ट होगा। अगर पूरे ब्रेन का जो है वो सीजर हुए में हमारे पास उसको हम जनरलाइज सीजर कहते हैं। उसमें फर्दर हमारे पास 4 तरह की टाइप्स आती हैं। टॉनिक-क्लॉनिक सीजर्स हैं, एब्सेंट सीजर्स हैं, मायोक्लॉनिक है और एटोनिक और एक काइनेटिक सीजर्स हैं। टॉनिक-क्लॉनिक की जब हम बात करते हैं तो टॉनिक हम रेफर करते हैं स्टिफनेस को और क्लॉनिक हम रेफर करते हैं जर्किंग को। टॉनिक-क्लॉनिक में क्या होगा कि पेशेंट की जो बॉडी है वो स्टिफ भी होगी लेकिन उसमें जर्किंग मूवमेंट भी हो रही होगी। पेशेंट की जितनी भी बॉडी है वो जर्क कर रही होगी, शेक कर रही होगी, लेकिन साथ में वो बॉडी हार्ड भी होगी। एब्सेंट सीजर जो है इसमें बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन की जो है, क्योंकि इसमें बात की है ये जनरलाइज सीजर्स की, जनरलाइज सीजर में पूरा ब्रेन जो है वो अफेक्ट हुआ होता है, तो बोथ साइड्स जो है ब्रेन की वो अफेक्ट हो रही होती हैं। इसमें सिर्फ सीजर्स होंगी, इसमें सिर्फ जर्की मूवमेंट्स होंगी, वो होंगी एब्सेंट सीजर्स। माइक्रोनिक सीजर जो है वो रेफर होते हैं शॉक लाइक जर्क्स की तरह होते हैं। ये जैसे अगर किसी पेशेंट को शॉक लग गया उसमें जैसे झटके लगते हैं ऐसे झटके अगर पेशेंट को लगेंगे तो वो माइक्रोनिक सीजर्स हैं। एटोनिक और एकानोटिक में क्या होता है कि ड्रॉप हो जाता है, अटैक ड्रॉप हो जाता है, जैसे लॉस ऑफ मसल टोन, पेशेंट की जितनी भी मसल टोन है वो लॉस हो जाएगी। इसमें पेशेंट का सिर्फ हेड ड्रॉप होगा लेकिन उसका कॉन्शियस लेवल जो है वो कंटेक्ट रहेगा।
इंटेक्ट रहेगा पेशेंट का कॉन्शियस लेवल, उसका सिर्फ जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। पार्शियल सीजर मैंने आपको बताया कि अगर ब्रेन का कोई एक पार्ट हमारे पास अफेक्टेड है तो वो हमारे पास दो टाइप हैं यहाँ पे पार्शियल सीजर्स की, सिंपल पार्शियल सीजर है या कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स हैं। सिंपल पार्शियल सीजर्स में क्या होता है, पेशेंट की जर्किंग मूवमेंट्स होती है, लेकिन इसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो अल्टर नहीं होता, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का इंटेक्ट रहता है। लेकिन कम्प्लेक्स पार्शियल में क्या होता है, पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर होना स्टार्ट हो जाता है, वो कंप्लीट से की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन अगर हम देखें तो फर्दर लीड कर सकता है, अगर पेशेंट का बैलेंस आउट है तो पेशेंट गिर सकता है, पेशेंट ड्राइंग कंडीशन में होता है, पेशेंट को जो है वो चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, किसी कार एक्सीडेंट अगर पेशेंट ड्राइव कर रहा है तो वो एक्सीडेंट को भी लीड कर सकता है, प्रेगनेंसी है अगर किसी पेशेंट को तो वो कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी की फर्दर कॉम्प्लिकेशंस लीड कर सकती हैं, जैसे कि हमारे पास होती हैं हाइपरटेंशन की वजह से लीड कर सकती हैं कोई भी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस, इमोशनल हेल्थ इश्यूज़, पेशेंट की जो इमोशनल हेल्थ इशू है वो भी अल्टर्ड हो सकती है, वो भी अफेक्टेड हो सकती है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो हम न्यूरोलॉजिकल एग्जाम करवाते हैं, जिसमें हम नर्व इम्पल्सिस का चेक करवाते हैं, ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं, लंबर पंक्चर चेक करवाते हैं। लंबर पंक्चर में हम चेक करेंगे CSF फ्लूइड को, CSF फ्लूइड हम लेते हैं स्पाइन्स के अंदर से और उसको जो है हम फर्दर एनालिसिस के लिए भेज देते हैं। उसके अलावा हम इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम करवा सकते हैं, EEG से हम कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी CT स्कैन करवा सकते हैं, हम MRI करा सकते हैं या पेशेंट की PET करवा सकते हैं, जिसमें पोसिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होती है जो कि हमें इम्पल्सिस के बारे में बता रही होती है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पेशेंट के ब्रेन के अंदर इस वक्त चल रही है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें हम तो हम पेशेंट को पेराम्पेनल दे सकते हैं, लेविथ्रासीमेटामिन दे सकते हैं, एसिटाज़ोलोमाइड दे सकते हैं, हम कार्बामाज़ेपाइन दे सकते हैं, गैमापेंटिन दे सकते हैं, प्रीगैबलिन दे सकते हैं पेशेंट को, या क्लोनाजिपैम दे सकते हैं हम पेशेंट को। ये हमारी मेडिकल मैनेजमेंट है। फर्दर जो हमें डायग्नोज होगी या जो हमें एडवाइस होगी हमने वही पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है या देनी है। नर्सिंग इंटरवेंशन की जब हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले नोट करना होता है टाइम और ड्यूरेशन सीजर का। सीजर के जो है पेशेंट को सीजर्स या पेशेंट की जितनी भी जर्किंग मूवमेंट्स है वो किस टाइम पे स्टार्ट हुई हैं और उसकी ड्यूरेशन क्या रही है, किस टाइम पे स्टार्ट हुई है और कितनी देर तक जो है हमारे पास रही है। उसके बाद हमने सीजर्स के दौरान पेशेंट का जो है बिहेवियर हमने वो असेस करना होता है, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे, पेशेंट की बॉडी एक्सप्रेशन जो है वो उस टाइम पे कैसे थे या पेशेंट ने क्या एक्सपीरियंस किया उस टाइम पे। पेशेंट की जो है हमने स्टैंडिंग और सिटिंग जो है टाइप पेशेंट की हमने वो चेक करनी है। पेशेंट को, हम क्लाइंट को हमने फ्लोर के ऊपर लेटा देना है ताकि किसी भी किस्म की पेशेंट को हेड इंजरी ना हो या पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई इंजरी ना हो। अगर किसी पेशेंट खड़ा है या बैठा है किसी चीज़ पे, वहाँ पे उसको सीजर हुए हैं तो पेशेंट के गिरने के चांसेस हो सकते हैं। अगर वो गिरेगा किसी चीज़ के साथ लग के उसको हेड इंजरी हो सकती है या उसकी बॉडी में भी किसी किस्म की इंजरी हो सकती है, तो हमने उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को फ्लोर के ऊपर लेटा देना। उसके बाद हमने पेशेंट के ABCs को सपोर्ट करना है। ABC हमारे पास स्टैंड होता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। मैंने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेटरी फ्लो है हमारे पास, हमने उसको पेशेंट को जो है वो मेंटेन रखना है, पैटर्न रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को जब हमने लेटाना है हम उसको एक साइड पे लेटाएंगे ताकि उसकी एयरवे के अंदर किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। उसके अलावा हम अगर ज़रूरत है ऑक्सीजन की, पेशेंट की सैचुरेशन कम हो रही है तो हमने पेशेंट को ऑक्सीजन लगा देनी है। पेशेंट की अगर सिक्रीशंस आ रही हैं ड्यूरिंग द सीजर्स, झटके लगने के साथ साथ पेशेंट की सिक्रीशंस निकल रही हैं बहुत ज़्यादा, तो हमने उसको सक्शन कर देना, हमने उसको ड्रेन आउट कर लेना है। पेशेंट को जो है हमने क्लाइंट को जो है एक साइड पे लेटा देना, उसकी सिक्रीशंस को हमने ड्रेन करते जाना है। वाइल मेंटेनिंग एयरवे, हमने साथ साथ एयरवे को मेंटेन करना ताकि उसको पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बचाने के लिए। उसके अलावा जितनी भी इंजरीज हैं सीजर की वजह से हमने उसको प्रिवेंट करना होता है। पेशेंट के साथ ही रहना है जब तक उसके सीजर्स ख़त्म नहीं हो जाते ताकि पेशेंट किसी और चीज़ के साथ ना लगे। नॉर्मली क्या होता है, सीजर्स के साथ साथ पेशेंट की ज़ुबान के ऊपर भी कट लग सकते हैं, पेशेंट की जो टंग है वो भी बाइट हो सकती है। तो हमने पेशेंट के साथ ही रहना है उसकी फर्दर इंजरी से उसे प्रिवेंट करने के लिए। पेशेंट को हमने बांधना नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं, पेशेंट को अगर झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं या सीजर होते हैं तो लोग उन्हें बांधना शुरू कर देते हैं, लेकिन सीजर वाले पेशेंट को हमने कभी भी नहीं बांधना। लूजन कर देते हैं हमने रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथ को। अगर पेशेंट ने किसी भी किस्म की टाइट किस्म के क्लॉथ पहने हुए, कपड़े पहने हुए, तो हमने वो भी ढीले कर देने हैं। पेशेंट के क्लॉथ जो हैं वो हमने लूज़ कर देने हैं। हमने पेशेंट की सीजर्स की टाइप, उसका करैक्टर, उसका प्रोग्रेस, उसकी ऑनसेट, उसका टाइम, उसकी ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें हमने नोट करनी है। हमने अपने फिजिशियन को जो है वो उसी टाइम पे इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो इसकी टाइप को फर्दर डायग्नोस कर सकें। मॉनिटर करना हमने इनकॉन्टीनेंस को। इनकॉन्टीनेंस लीड करती है यूरिन कंट्रोल की तरफ। वो लोग जो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते उस कंडीशन को हम कहते हैं इनकॉन्टीनेंस। तो पेशेंट जब अपनी कॉन्शियस लेवल में ही नहीं है तो उसको थोड़ा पता नहीं चलेगा कि उसको यूरिन है, यूरिन आया हुआ है या नहीं, यूरिन की अर्श हो रही है या नहीं फील हो रही। एडमिनिस्टर करना है हमने IV फ्लूइड्स को या IV मेडिकेशंस को सीजर्स को स्टॉप करने के लिए।
उसके अलावा हमें डॉक्यूमेंट कर देना है जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं सीज़र की। हमने प्राइवेसी पेशेंट को अगर हमसे हो सकता है तो हमें पेशेंट को प्राइवेसी भी प्रोवाइड करनी है ताकि बाकी के जो पेशेंट है आसपास के वो डिस्टर्ब ना हो, पेशेंट की फैमिली डिस्टर्ब ना हो। साथ में पेशेंट का जितना भी बिहेवियर था वो हमने पेशेंट का मॉनिटर करना है। हमने इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को, उसकी फैमिली को अबाउट द ब्लड वेसल प्रॉब्लम या अबाउट द सीजर्स प्रॉब्लम हमने बताना है पेशेंट को। हमने जितनी गाइडलाइंस हमने आपको बताई हैं वो सारी हमने पेशेंट को और इसकी फैमिली को भी बतानी है। नेक्स्ट टाइम अगर पेशेंट को सीजर्स होते हैं तो उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाना है या सीजर्स के दौरान किस तरह से आपने बिहेव करना है। इंस्ट्रक्ट कर देना हमने क्लाइंट को कि वो अल्कोहल यूज़ कम करे, अगर सिगरेट स्मोकिंग यूज़ कर रहा है तो वो भी कम करे, जितनी भी लाइट्स हैं, फिटीग है, स्ट्रेस है, उसको रिमूव करे अपनी लाइफ से। एनकरेज करना क्लाइंट को कि वो कॉन्टैक्ट करें अवेलेबिलिटी रिस्पॉन्सेज को। अगर थोड़े से भी अगर पेशेंट को जो है आसपास के एपिलेप्सी के सेंटर में जो है वो कॉन्टैक्ट करे। अगर पेशेंट को हल्का सा भी फील हो कि उसको जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस उसकी ज़्यादा जनरेट हो रही हैं क्योंकि पेशेंट को फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, तो हमने उसे कहना है कि ज़रा सा भी आपको थोड़ा सा फील हो तो अपने आसपास के जितने भी एपिलेप्सी सेंटर्स होते हैं उसमें कॉन्टैक्ट कर ले और फ़ौरन से जाके किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में बैठ जाए। एनकरेज करना हमने क्लाइंट को कि वो मेडी अलर्ट ब्रेसलेट्स पहन ले। मेडी अलर्ट ब्रेसलेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पहन लेंगे ऐसे लोग तो उसमें क्या होगा कि जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं वो उसमें आके रिसीव होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें बता रही होती हैं कि नॉर्मल लेवल क्या था तो यहाँ पे हाई हो रहा है या लो हो रहा है, किस तरफ को ये लीड कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस की। मेनिंजाइटिस जो है ये हमें नाम से ही बता रहा है, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन एंड मेनिंजिस मीन मेनिंजेस। मेनिंजेस जो है वो हमारे ब्रेन की आउटर कवरिंग लेयर है, वो लेयर जिसने पूरे ब्रेन को कवर किया हुआ है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गई, मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसमें स्वेलिंग होगी, उसमें रेडनेस आएगी तो वो कहलाती है हमारे पास मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है इसमें क्या होगा, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, या पेशेंट की जो नेक है वो स्टिफ हो जाएगी। पेशेंट की नेक स्टिफ हो जाएगी मतलब हार्ड हो जाएगी, पेशेंट को नेक मूव करने में प्रॉब्लम होगी। मोस्टली जो है वो मेनिंजाइटिस हमारे पास वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है या पैरासिटिक भी हो सकता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर हमारे पास होगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड में होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो किसी भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होगा, ब्लड स्ट्रीम से एंटर होने के बाद वो जो है ब्रेन में डायरेक्ट ब्रेन में पहुंच जाएगा। ब्रेन में जाने के बाद वो ब्रेन की जितनी भी मेनिंजेस है उसकी कवरिंग है उसको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बैक्टीरिया जो हमारे पास बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कराते हैं वो हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, जिसको हम न्यूमोकोकस भी कह सकते हैं। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होता है हमारे पास, मेनिंजोकोकल होता है हमारे पास, हेमीफिलस इन्फ्लुएंजा होता है और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनीज हो सकते हैं जिसे हम लिस्टीरिया कहते हैं। ये चार वो बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कोज करते हैं। पैरासिटिकल मेनिंजाइटिस जो होते हैं, पैरासाइट्स अगर किसी भी किस्म के वायरल हैं या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हैं, ये से पैरासिटिक मेनिंजाइटिस जो है वो लेस कॉमन है। ज़्यादातर जो हमारे पास मेनिंजाइटिस होता है वो या तो बैक्टीरिया होता है या फिर वो वायरल होता है। और वो जो है पैरासिटिक जो है हमारे पास पैरासाइट्स या तो डर्ट से आते हैं या फिशेस से, रॉ फिश से आ सकते हैं या पोल्ट्री की वजह से। इन चारों में से किसी भी किस्म के अगर पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर या हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो गए और वो फिर ब्रेन को जाके अफेक्ट करें, ब्रेन की मेनिंजेस को, तो वो लीड करते हैं पैरासिटिक मेनिंजाइटिस को। इसी तरह अगर वायरल मेनिंजाइटिस की बात करें तो वायरल मेनिंजाइटिस भी हमारे पास यूजुअली जो है वो माइल्ड से लेके ऑफन तक जाता है, क्लियर होता है। इसके ऑन भी वायरल जो है ये खुद ही वायरल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं वो वीक और 15 डेज़ का टाइम पीरियड लेके ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो है वो हमारे पास HIV सिम्प्लेक्स, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस और HIV या मम्स की वजह से भी हो सकता है, हमारे पास वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें मेनिंजाइटिस की तो क्या होगा, बैक्टीरिया एंटर होंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होने के बाद वो म्यूकोजा सरफेस में कैविटी में एंटर हो जाएंगे। उसके बाद वो जितना हमारा नॉर्मल बैरियर होता है ब्रेन के दरमियान और बॉडी के दरमियान में उसको वो क्रॉस करेंगे। उसको क्रॉस करने के बाद वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे, जितना ब्लड के और ब्रेन के दरमियान वाला बैरियर था वो उसको भी क्रॉस कर देंगे, प्रोलिफरेशन करेंगे वो CSF फ्लूइड की। उसके बाद वो इन्फ्लामेशन कर देंगे मेनिंजेस की। मेनिंजेस जो है मैंने आपको बताया कि आउटर कवरिंग लेयर होती है ब्रेन की, उसके अंदर इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे और वो इंक्रीज करेगा ICP लेवल को। दिस इज अ सिंपल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस। साइन एंड सिम्टम्स अगर हम देखें तो उन बच्चों में जो 2 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनमें साइन एंड सिम्टम्स क्या हो गए कि सडन हाई फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, पेशेंट को 100 से ऊपर ही रहेगा, 101, 102, 105 तक जो है पेशेंट को जा सकता है। स्टिफ नेक होगी, पेशेंट की जो नेक है वो हार्ड हो जाएगी, पेशेंट को नेक मूव करने में प्रॉब्लम होगा। नुचल रिजिडिटी हो जाएगी, नुचल रिजिडिटी जो है वो इम्पेयर्ड नेक फ्लेक्शन होती है, पेशेंट को अपनी जो नेक है वो फ्लेक्स करने में मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। सीवियर हेडेक हो सकते हैं पेशेंट को जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट देन नॉर्मल।
नॉर्मल से ज़्यादा हट के जो है वो हेडेक हो सकता है पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकती है, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन, पेशेंट को कंसंट्रेट करने में, किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने में प्रॉब्लम होगा, सीजर्स भी हो सकते हैं, स्लीपीनेस या डिफ़िकल्टी वेकिंग हो सकती है, पेशेंट को सोने में, उठने जागने में मसला होगा, सेंसिटिव टू लाइट होगा, मतलब पेशेंट जो है वो लाइट की तरफ देखेगा तो उसके ब्रेन के ऊपर जो है वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट को भूख और प्यास जो है वो नहीं लगेगी, पेशेंट को स्किन रैश हो सकते हैं किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अगर हम न्यूबॉर्न की बात करें तो न्यूबॉर्न में हाई फीवर होता है, पेशेंट जो है वो कांस्टेंट क्राइंग जो है वो बार बार पेशेंट जो है वो कांस्टेंट रोता ही रहेगा, आप जितना मर्जी चुप करा लें लेकिन बच्चा चुप नहीं होगा। एक्सेसिव स्लीपीनेस और इरिटेबिलिटी, पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है बच्चा न्यूबॉर्न जो है वो बहुत ज़्यादा सोएगा लेकिन पेशेंट फिर भी जो है वो इरिटेबल ही रहेगा, चिड़चिड़ा ही रहेगा, स्लगिशनेस हो जाएगी या इनएक्टिविटी हो जाएगी, पेशेंट की रोने की जो आवाज़ है वो नॉर्मल नहीं होगी, उसमें स्लगिशनेस आएगी, उसमें थरथराहट आएगी, ओवर फीडिंग होगी, पेशेंट को फीड करने में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि हमारे ब्रेन ने मैसेज देना होता है, सकिंग रिफ्लेक्स भी वहीं से आता है। लेकिन जो बच्चे जो हैं प्रॉब्लमेटिक होंगे, जिनमें सीजर्स का प्रॉब्लम होगा या मेनिंजेस का प्रॉब्लम होगा, उसकी फिटिंग जो है वो पुअर हो जाएगी। बल्ज जो होगा, जो फॉन्टेनल है हमारे उसके अंदर जो है वो बल्ज परफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, सॉफ्ट जो कि लीड करते हैं पुअर फीडिंग की तरफ, स्टिफनेस हो जाएगी पेशेंट की बॉडी में, पेशेंट की नेक के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट अपनी नेक जो है वो नॉर्मली मूव नहीं कर पाएगा। उसके अलावा बच्चों में मेनिंजाइटिस को चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो तरह के साइन हैं, एक है कर्निंग साइन और एक है ब्रुडस्किन साइन। कर्निंग साइन में क्या होता है कि हम पेशेंट की जो हिप है वो हम फ्लेक्स करते हैं, मतलब हम बेंड करते हैं, और एक हम पेशेंट की जो है वो नी को भी बेंड करते हैं। उसके बाद जब हम पेशेंट की नी को फ्लेक्स करते हैं, एक्सटेंड करना स्टार्ट करते हैं, रिलैक्स करवाते हैं, तो उससे की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो कर्निंग साइड जो है वो फिर वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर पेशेंट को कर्निंग जो है पेन नहीं होगी तो कर्निंग साइन नेगेटिव होगा। ब्रुडस्किन साइन में क्या होगा कि हम पेशेंट की जो है जब हम नेक फ्लेक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेशेंट की जो है ये नीज़ हैं, अगर आप देखें तो पेशेंट की नीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्स करना स्टार्ट कर देंगी। अगर ये ऑटोमेटिकली फ्लेक्स करेंगी नेक के साथ तो फिर ये ब्रुडस्किन साइन जो है ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये एक्सटेंड ही रहेंगी, सिर्फ जो है वो नेक फ्लेक्स करेंगे और लेग्स जो है वो फ्लेक्स एक्सटेंड ही रहेंगी, तो ये साइन जो है वो नेगेटिव होगा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगर हम देखें तो फिर हम लंबर पंक्चर करा सकते हैं पेशेंट का। लंबर पंक्चर में क्या होगा, हम सीएसएफ फ्लूइड लेते हैं और वो सीएसएफ फ्लूइड हम फर्दर डायग्नोसिस के लिए भेज देते हैं। अगर सीएसएफ फ्लूइड हमारे पास क्लाउडी होगा, मतलब बादलों की तरह होगा, झाग की तरह का होगा, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा हम सीएसएफ फ्लूइड का कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करवा सकते हैं। अगर कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट अगर नेगेटिव आया है तो मोस्ट कॉमन चांसेस हैं कि पेशेंट को वायरल मेनिंजाइटिस हुआ हुआ है। उसके अलावा हम ब्रेन का सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं जिसे हम कंप्लीट ब्लड सेल्स कहते हैं, या फर्दर लेबोरेटरी टेस्ट जितने भी हमें प्रिस्क्राइब है वो हम करवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगर हम देखें तो पेशेंट की जो मेनिंजाइटिस है वो लीड करती है हेडेक को, लर्निंग प्रॉब्लम, पेशेंट को पढ़ने में या पेशेंट को कोई चीज़ याद करने में प्रॉब्लम होगी, पेशेंट की जो मेमोरी है वो इफेक्ट होगी, मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट की हेयरिंग प्रॉब्लम आएंगे, पेशेंट सुनेगा लेकिन उसे बात वाज़ेह तौर पर या सही तौर पर समझ नहीं आएगी, स्पीच प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को बोलने में मसला होगा, पेशेंट की जो स्पीच है वो स्लर्ड होगी, उसके जो वर्ड हैं वो कंप्लीट होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे, पेशेंट का जो मैसेज है वो सही तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होगा आप तक। विजन प्रॉब्लम होगी, पेशेंट की जो विजन है वो नॉर्मल नहीं होगी, पेशेंट की ब्लड विजन हो सकती है या पेशेंट की स्लर्ड स्पीच हो सकती है, वीकनेस हो सकती है या पैरालिसिस हो सकता है पूरी बॉडी का, या किसी एक साइड का सीजर्स हो सकते हैं, या स्कारिंग ऑफ द स्किन डैमेज, अगर स्किन भी डैमेज होना स्टार्ट हो गया तो स्किन के ऊपर स्कार फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। नर्सिंग इंटरवेंशन जो हमने करनी है, हमने सबसे पहले मॉनिटर करना वाइटल साइंस को, जितने भी न्यूरोलॉजिकल साइंस हमने वो असेस करने हैं, मॉनिटर करने हैं। उसके अलावा हमने इंक्रीज आईसीपी लेवल जितना भी हमने उसको मेंटेन करवाना है, हमने उसको असेस करना है। अपने वाइटल साइंस के साथ साथ जितने भी सीजर प्रिकॉशंस हैं हमने वो लेनी है, पेशेंट की सीजर एक्टिविटी को हमने मॉनिटर करना है, उसको कंट्रोल करना है हमने। उसके अलावा साइंस जितने भी हमें इरिटेशन, जो वो चीज़ जो इरिटेशन कॉज करते हैं मैनेजेस को, हमने वो चीज़ें जो है वो मॉनिटर करनी है और पेशेंट को उससे दूर करना है। जितनी हमारी क्रेनियल नर्व्स की असेसमेंट है, जितनी हमारी 13 क्रेनियल नर्व्स हैं, हमने उनकी कंप्लीट असेसमेंट करनी है, जिसमें हमने मोटर और सेंसरी रिस्पॉन्स पेशेंट का चेक करना है और हमने उसको मेंटेन करवाना होता है। असेस करना है हमने पेरिफेरल वस्कुलर स्टेटस को, जिसमें सेप्टिक एम्बोलाई हो सकता है, वो सर्कुलेशन को ब्लॉक भी कर सकता है। उसके अलावा हमने मेंटेन कर देना है पेशेंट को आइसोलेशन में, प्रिकॉशन में, एज नेसेसरी विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में पेशेंट है तो हमने पेशेंट को आइसोलेट कर देना, मतलब हमने पेशेंट को अलहदा रख के ही ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है ये पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। तो हमने कोशिश करनी है अगर एक पेशेंट हमारे पास ऐसा आ गया तो उसका मेनिंजाइटिस हम किसी दूसरे पेशेंट को ट्रांसफर ना करें।
उसके अलावा हमने पेशेंट का यूरिन और स्टूल जो है हमने वो वायरल मेनिंजाइटिस के लिए चेक करवाना है मेंटेन करना है, क्योंकि CSF जब हमने चेक करवाया था, कल्चर सेंसिटिविटी करवाई थी, तो वायरल इन्फेक्शन में मैंने आपको बताया था कि वो नेगेटिव आएगा, तो फिर हम यूरिन और स्टूल भी जो है उसके टेस्ट करवा सकते हैं। मेंटेन करवाना हमने पेशेंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक, ताकि पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में ना जा सके। एलिवेट करना हमने पेशेंट का बेड का लेवल 30 डिग्री तक हम एलिवेट कर सकते हैं। पेशेंट की जो हिप है वो फ्लेक्स कर दें, ताकि पेशेंट का जो हेड है वो हम 30 डिग्री तक हम उसका रेस कर सकते हैं। प्रिवेंट करते हैं हम स्टिमुलेट को, और रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम विजिटर को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वायरल मेनिंजाइटिस है या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, वो पर्सन टू पर्सन हमारे पास फैलता है, तो हमने जितने भी विजिटर हैं पेशेंट के पास वो हमने कम कर देने हैं। एडमिनिस्टर करने हैं एनाल्जेसिक्स, जितने हमें प्रिस्क्राइब हैं, जितने हमें एडवाइस है, हमने पेशेंट के एनाल्जेसिक्स देने हैं। एंटीबायोटिक्स अगर हमें प्रिस्क्राइब हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, तो हमने वो भी पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देनी है। अगर पेशेंट का ICP लेवल, इंट्राक्रेनियल प्रेशर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ हुआ, जो कि मैंने आपको नॉर्मल बताया था 5 to 15 mmHg है हमारे पास, अगर वो इंक्रीज़ हुआ हुआ है तो क्या होगा, पेशेंट को हेडेक स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट की जो है वो मेंटल कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट की जो ब्रीथिंग होती है वो शैलो होगी, उसमें शाएँ शाएँ की आवाज़ आएगी, नोज़िया हो सकता है, पेशेंट का दिल ख़राब हो सकता है, या इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर हो सकता है, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ब्लड को फ्लो में ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेडेक की। हेडेक जो है हमारे पास, ये किसी भी कॉज़ की वजह से हो सकता है। इसकी जो मेन कॉज़ है वो किसी को भी नहीं पता। मोस्ट कॉमनली जो हेडेक है हमारे पास वो सिम्पटम होती है। हेडेक एक पूरी डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक सिम्पटम होती है। हेडेक जो है वो सिर्फ पेशेंट ही बता सकता है कि उसे पेन हो रही है। पेशेंट पेन को असेस हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या होती है, पेन को हम सिफेल्जिया भी कहते हैं। ये है सडन ऑनसेट होता है किसी भी ह्यूमन फिजिकल एक्टिविटी के अंदर। हेडेक को हम सिफेल्जिया भी कहते हैं। हेडेक का जो सेकेंड नेम है वो सिफेल्जिया है। हेडेक की दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं हमारे पास, एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी कोज वो होती है जो डायरेक्ट होती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट पेन हो रही होती है, और सेकेंडरी होती है वो जो किसी और चीज़ की वजह से लीड हो रही होती है हेडेक। तो प्राइमरी कोज जो है वो हमें अननोन है, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन जो चीज़ हेडेक को लीड कर सकती है उसमें माइग्रेन आ जाता है, टेंशन टाइप आ जाते हैं, या क्लस्टर हेडेक आ जाते हैं हमारे पास। माइग्रेन की जब हम बात करते हैं तो माइग्रेन हमारे पास रहते हैं वो रिकरेंट होते हैं और सीवियर होते हैं। ये 1 दिन से लेके 2 या 3 दिन तक भी रह सकते हैं। नॉर्मली जो माइग्रेन होती है वो 20 से 35 ईयर्स के लोगों में होती है। जो यंग अडल्ट हमारे पास होते हैं ना, 20 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक, माइग्रेन उन लोगों में ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, और माइग्रेन जो है वो 1 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है। टेंशन टाइप का हेडेक, अगर कोई पेशेंट के मसल कॉन्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा टाइम तक पेशेंट के जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट है, मसल नेक के या आर्म्स के, तो वो लीड करेंगे टेंशन टाइप को। और मोस्ट कॉमन जो टेंशन टाइप है वो मैन में होती है, देन फीमेल में टेंशन टाइप कम होती है, मेल में टेंशन टाइप हेडेक जो है वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास क्लस्टर हेडेक है। क्लस्टर हेडेक में क्या होगा, ये एपिसोडिक होती है हमारे पास, 6 to 8 वीक तक ही रहती है। ये 6 से लेकर 8 हफ्ते तक हमारे पास पेन रहती है। पेन जो है ये आई की तरफ होती है, यहाँ रेडिएट कर रही होती है ये फेस से, और फेस के आसपास के जितने भी रीजन है हेडेक के साथ साथ फेस में या आंखों में भी दर्द हो रही होती है, तो वो क्लस्टर हेडेक होगी। फेजेस अगर हम देखें माइग्रेन की, तो माइग्रेन में हमारे पास ऑरा होते हैं। ऑरा की अगर हम बात करें तो ऑरा हमारे पास जो है वो 31% लोगों में होता है। ऑरा भी जो है वो माइग्रेन को लीड करता है। ये हमारे पास 31% पेशेंट्स में होता है। यूजली ये जो है एक आधे घंटे तक या 1 घंटे तक जो है वो ऑरा की जो कंडीशन है वो रहती है, और ये किसी भी मेडिकेशन की वजह से अवॉइड हो जाती है। जो पीरियड है वो करेक्टराइज होता है सिम्टम्स के साथ, जिसमें विजुअल डिस्टर्बेंस आ जाती है हमारे पास, मतलब पेशेंट को देखने में मसला होगा, नमनेस और टिंगलिंग आ जाएगी पेशेंट को, लिप्स की, फेस की, हैंड्स की, या माइल्ड कन्फ्यूजन होगी पेशेंट को, किसी किस्म की स्लाइड होगी, वीकनेस ऑफ एक्सट्रीमिटी एंड ड्रॉसीनेस, पेशेंट को नींद आएगी, पेशेंट की जो मेंटल कन्फ्यूजन होगी पेशेंट को झटके लगेंगे, पेशेंट को हाथ और पाँव जो है चलने फिरने में पेशेंट को मसला आएगा, पेशेंट को बोलने में मसला आएगा, उसको देखने में मसला आएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑरा। ऑरा की जो पेन है ये हमारे पास आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक रह सकती है। हेडेक की जब हम फेजेस की बात करते हैं तो हेडेक में सबसे पहले हमारे पास वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन जो होती है वो डिक्लाइन करवाती है सीरोटोनिन लेवल को। सीरोटोनिन लेवल जो है वो थ्रोम्बिंग हेडेक, थ्रोम्बिंग मैंने आपको बताया था, पेन जब हमने पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि थ्रोम्बिंग पेन क्या होती है। थ्रोम्बिंग पेन ऐसी होती है कि जैसे कोई चीज़ उठा के किसी ने मारी होती है ना, तो उस तरह की जो पेन होती है, जैसे कोई चीज़ उठा के फेंकी जा रही हो किसी जगह पे, तो उस किस्म की पेन होती है थ्रोम्बिंग पेन। ये यूनिलेटरल होती है, मतलब एक साइड पे होती है, और ये 60% ऑफ पेशेंट में जो है वो हेडेक फेस होती है।
उसके अलावा जितनी भी हेडेक है ये हमारे पास स्फीयर होती है, जिसमें फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया वो लोग जिनको रोशनी से खौफ आ रहा होता है, वो रोशनी की तरफ देखते हैं तो हेडेक जो है वो स्फीयर हो जाती है। इस केस में पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है वो वेरी करती है, ये 4 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक जो है वो रह सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो माइग्रेन की हेडेक है वो 1 दिन से लेके ज़्यादा दिनों तक भी एक्सीड कर सकती है। रिकवरी फेज़ अगर हम बात करें तो पेशेंट की जो रिकवरी फेज़ है उसको हम टर्मिनेशन फेज़ या पोस्ट ट्रॉम भी कहते हैं। पोस्ट ट्रॉम जो है वो हमारे पास सेट ऑफ सिम्टम होता है जो कि पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आना स्टार्ट होता है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और ट्रॉम है पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम्स। पेन जो है वो ग्रेजुअली जो है आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सबसाइड होना स्टार्ट हो जाती है। ये लोकलाइज, इसमें टेंडरनेस हो जाती है, एक्सोशन हो जाती है, पेशेंट के जो है मूड वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि पेशेंट के मूड स्विंग्स आ रहे हैं। कभी पेशेंट खुश है, कभी दुखी है, कभी हंस रहा है, कभी खेल रहा है, कभी वो रो रहा है। तो मूड स्विंग्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट की जो है वो टेंडरनेस होगी, पेशेंट के जितने भी मसल हैं उसमें क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, पेशेंट की जो मसल एक है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। तो रिकवरी फेज जो है वो ऑटोमेटिकली आती है, ये खुद ही होना ग्रेजुअली जो है वो सबसाइड पेन को सबसाइड करती जाती है। सेकेंडरी हेडेक की जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी का मतलब होता है वो चीज़ जो किसी और चीज़ की वजह से हो रही है, जैसे किसी और डिजीज़ की वजह से हेडेक हो रही है। जैसे अगर ब्रेन ट्यूमर, सबरेक्नोइड हेमरेज, सबरेक्नोइड हमारे ब्रेन का पार्ट है, अगर वहाँ पे हेमरेज हो गया तो उस हेमरेज की वजह से भी हेडेक हो रही है, तो वो भी लीड कर रही है। स्ट्रोक भी लीड कर सकता है हेडेक को। सीवियर हाइपरटेंशन हो गई है, हाँ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो भी लीड कर सकता है हेडेक को। इन्फ्लामेशन हो गया मेनिंजेस में, हेड इंजरीज हैं, डिहाइड्रेशन है, ग्लोकोमा, पेशेंट की विजन जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है इन्फ्लुएंजा की वजह से, या ओवर यूज़ ऑफ मेडिकेशंस के ओवर यूज़ की वजह से भी हेडेक हो सकती है। इन सारी सिम्टम्स की वजह से अगर पेशेंट को हेडेक होगी तो वो हमारे पास सेकेंडरी हेडेक होगी। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें तो पैथोफिजियोलॉजी पेन की जो है वह अननोन है, लेकिन अभी तक जितनी भी स्टडीज़ ने बताया वो हमें ये बताया है कि पेशेंट की सीरोटोनिन लेवल जो मेटाबॉलिज्म जो पेशेंट की बॉडी के अंदर सीरोटोनिन लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से वेजो एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर जो पाए जाते हैं प्लेट्स के अंदर, सेल्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, वो एक मेजर रोल अदा करते हैं। लेकिन सीरोटोनिन लेवल जब कम होगा तो वो लीड करेगा हेडेक को। हेडेक में क्या होगा, प्लाज्मा सीरोटोनिन जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें सेरिब्रल वेसल्स की जो है वो डायलेशन स्टार्ट हो जाती है। सेरिब्रल डायलेशन मतलब उसका जो नॉर्मल साइज है उससे वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो माइग्रेन है उसमें वास्कुलर हेडेक्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है पेन का वो माइग्रेन नहीं होता, लेकिन अंडरस्टूड बात यही है कि क्रेनियल ब्लड वेसल्स की वजह से जो है वो पेन हो सकती है पेशेंट को। हेडेक के साथ साथ और भी सिम्टम हो सकते हैं। नॉर्मली लोग वो जिनमें हेडेक होती है, हेडेक के साथ साथ पेशेंट को नोजिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है। नोजिया, वॉमिटिंग और पेन जैसे फोटोफोबिया है, ये ज़्यादातर जो है वो माइग्रेन की सिम्टम्स है। माइग्रेन हेडेक जो है, जिसे हम आधे सर का दर्द भी कहते हैं, जो एक दिन से ज़्यादा तक हमारे सर में दर्द रहती है, उसको हम माइग्रेन कहते हैं। उसके साथ पेशेंट का दिल खराब भी होता है, पेशेंट को उल्टियाँ भी आती हैं, पेशेंट को फोटोफोबिया भी हो सकता है, जिसमें लाइट से डर लगता है। पेशेंट लाइट की तरफ देखता है तो वो जो है पेन ज़्यादा एक्सेचुरेट होती है। डिजीनेस हो सकती है, पेशेंट को नींद आती है, वर्टाइगो, पेशेंट को चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, टेंडरनेस हो जाती है, स्काल्प की टाइटनेस सेंसेशन हो जाती है हेड में। हेड ऐसे होगा जैसे किसी ने खींचा हुआ है, किसी ने जकड़ा हुआ है अपने पास। डायग्नोसिस अगर हम देखें तो सबसे पहले हम मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की लेंगे। मेडिकल हिस्ट्री में हम पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी चेक करेंगे, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री भी लेंगे, पेशेंट को किसी किस्म का ट्रॉमा तो नहीं रहा, ये किसी किस्म की डिजीज़ तो नहीं है जो किसी ने लीड किया है सेकेंडरी हेडेक को। हेडेक डायरी हम पेशेंट की बनवाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि आपकी पेन का ऑनसेट क्या है या उसका ट्रिगर क्या है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो पेन को लीड कर रही है, जिसकी वजह से पेन हो रही है। तो हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी एक डायरी बनाए जिसमें सिर्फ अपने हेडेक के सिम्टम रखेगा। जब जब उसे हेडेक होगी तो वो उस डायरी के ऊपर नोट करता जाएगा कि किस किस वजह से उसे हेडेक हो रही है, तो वो भी जो है रिकॉल जो है प्रोसेस रहेगा हमारे पास। उसके अलावा ऐसी चीज़ें जो माइग्रेन को ट्रिगर कर रही हैं, माइग्रेन को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हम फर्दर करा लेंगे, जिसमें EEG आता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम आ जाता है ब्रेन का, सिटी ब्रेन करा लेते हैं, या हम MRI करवा लेते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट करवा लेते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो हम ओवर द काउंटर हम पेशेंट को देते हैं, और हम उनसे गाइड करते हैं कि जितने भी पेशेंट की हेडेक की मेडिसिन है वो नॉर्मल रूटीन में ले। जैसे में हम एस्पिरिन दे सकते हैं पेशेंट को, ब्रूफिन दे सकते हैं, एसिटामिनोफिन दे सकते हैं, सुमिट्रीपेक्टिन दे सकते हैं, एनसेड्स दे सकते हैं, या एंटी एंजाइटी मेडिकेशन भी हम पेशेंट को हेडेक के लिए दे सकते हैं। पेशेंट की जब हमने एजुकेशन करानी है तो हमने पेशेंट को कहना है कि अवॉइड करें हेडेक ट्रिगर्स को, वो चीज़ें जो पेशेंट की पेन को लीड कर रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कर रही हैं, तो हमने कहना है वो ऐसी सिचुएशंस को जो है वो सबसाइड कर दें, ऐसी सिचुएशंस को अपनी लाइफ से रिमूव कर दें।
पेशेंट की अगर स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है तो हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो इनफ स्लीप ले। मतलब अगर वो चाह रहा है पेशेंट दिन में 4 या 5 घंटे 24 घंटे में सो रहा है तो हम उसे गाइड करेंगे कम से कम 6 से 7 घंटे वो अपनी रूटीन की जो है स्लीप पूरी करे, जिसमें क्या होगा वो सेम टाइम पे सोएगा और सेम टाइम पे ही उठेगा। अगर वो रात को 10 बजे सो रहा है तो वो डेली रात को 10 बजे सोएगा और सुबह 6 या 7 बजे वो डेली इसी टाइम पे ही उठेगा। जितने भी मील है पेशेंट की हमने गाइड करनी है कि वो मील को स्किप मत करे। मील भी जो है वो सेम टाइम पे लेगा। पेशेंट का जो नाश्ता है वो हैवी होना चाहिए क्योंकि जो ब्रेकफास्ट है पेशेंट सारी रात हमारा स्टमक जो है वो एफर्ट करता है, जितनी चीज़ें हमने खाई हुई होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के ज़रिए, उसकी केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन के ज़रिए। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो स्टमक बिल्कुल एम्प्टी होता है। तो डाइट रिलेटेड जितने पेशेंट होते हैं जो डाइट करते हैं उनमें हेडेक के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि वो अपने मील जो है वो किसी भी तौर पर स्किप ना करें और मील का भी एक फ़िक्स टाइम रखें कि एक जितने बजे उसने आज नाश्ता किया कल भी वो इतने बजे ही नाश्ता या लंच या डिनर करेगा। उसके अलावा अपने पेशेंट को गाइड करना है कि वो हाइड्रेटेड रहे। मतलब पेशेंट जो है वो अपना नॉर्मल रूटीन पे है, जितना फ्लूइड ले रहा है कोशिश करें कि जैसे अगर गर्मी है तो कम से कम 8 से 10 गिलास जो है वो पानी के नॉर्मली ले ले। एक्सरसाइज जो है उसको इंश्योर करें डेली बेसिस पे। जैसे पेशेंट साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं या बाई साइकिलिंग यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को अगर स्ट्रेस है किसी किस्म का तो वो उसको कम करे। वेट अगर पेशेंट ओबीस हैं तो ओबेसिटी भी लीड कर सकती है हेडेक को। तो पेशेंट को हमने क्या करना है कि वो अपना वेट को लूज़ करे, अपने वेट को मेंटेन करे, नॉर्मल लेवल पे लेके आए। अगर पेशेंट को स्मोकिंग की एडिक्शन है तो उसे चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से या अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें और स्मोकिंग की जो है वो सबसाइड करवा लें। नर्सिंग इंटरवेंशंस जो हमने पेन के लिए करनी है उसमें हमने क्या करना है, पेशेंट की वाइटल साइंस मॉनिटर करनी है, उसकी जितनी शिद्दत की पेन है हमने वो ऑब्जर्व करनी है। पेन स्केल के रिलेटिंग जो हमने पेन वाले लेक्चर में पढ़ा था उसमें मैंने आपको 3 किस्म के स्केल बताए थे, वो तीनों स्केल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड करना है हमने जितनी भी प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स हैं, पेन किलर्स हमारे पास जितनी भी प्रिस्क्राइब है हमने पेशेंट को वो देनी है उसकी रूटीन मेडिकेशंस के तौर पर। इंस्ट्रक्ट करना है हमने पेशेंट को कि जैसे ही पेशेंट को पेन हो या पेन होनी हल्की हल्की भी स्टार्ट हो तो वो फ़ौरन से अपने फिजिशियन को अपने नियर बाय क्लिनिक्स में जाके इन्फॉर्म करे और पेन किलर्स ले ले। प्रोवाइड करना पेशेंट को डार्क रूम अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशन। अगर पेशेंट को इंडिकेट है, जैसे पेशेंट को फोटोफोबिया होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब लाइट से डर लगता है क्योंकि लाइट की वजह हेडेक में जब आप लाइट की तरफ देखते हो तो वो लाइट जो है इरिटेट करती है आपकी आइज़ को और वो हेडेक को वर्स कर देती है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें माइग्रेन का प्रॉब्लम है या हेडेक का प्रॉब्लम है आप उन्हें डार्क रूम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सजेस्ट करना है पेशेंट को कि वो क्वाइट रूम के अंदर जो है वो रेस्ट करें। कि कोल्ड कंप्रेशन ऑन हेड, हम हेड के ऊपर कोल्ड कंप्रेशन भी दे सकते हैं जिसमें हम कोई प्लास्टिक बैग लेके उसके अंदर हम आइस कोल्ड या आइस के जो पीसीज हैं हम उसके अंदर रख के पेशेंट को कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं। हम मसाज भी कर सकते हैं हेड की, नेक की और आर्म की, क्योंकि उसके जितने भी मसल्स जो हैं वो स्टिफ हुए होंगे तो वो रिलैक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। टीच करेंगे हम पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक्स को या ब्रीदिंग डीपली एक्सरसाइज हम बताएंगे या रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगे हम पेशेंट को। जितनी भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स थी मैंने आपको पेन वाले लेक्चर में बताई थी, आप उनमें से कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो पेशेंट की कंफर्ट के लेवल के अकॉर्डिंग या पेशेंट की चॉइस के मुताबिक। उसके अलावा हमने पेशेंट का रिलेशनशिप जो है फिजिकल फैक्टर के साथ हमने या इन्वायरमेंटल इमोशनल स्टेट है हमने पेशेंट का वो भी मेंटेन करवाना है, हमने आइडेंटिफाई करवाना है और हमने उसके जितने भी प्रॉब्लम है उसको हमने सबसे डाइट कर देना है। इवेल्युएट करना है हमने पेन बिहेवियर का कि पेशेंट का पेन के ड्यूरिंग कैसा बिहेवियर रहता है, तो हमने उसके बिहेवियर को भी नॉर्मलाइज करना, उसको भी हमने मेंटेन रखना होता है। There is the end of unit number 8, neurovascular system. If you have any type of question, you can ask in comment section. Thank you so much for listening.